हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, यानी कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, जो कि 2022 और 23 और 24 में आए हुए क्वेश्चन। आप इन पेपर को देखोगे ना, तो आप खुद बोलोगे कि इसमें क्वेश्चन रिपीट कितने हुए हैं। यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। जो बच्चा पास होने के लायक भी नहीं है ना, वो भी 12th क्लास में फिजिक्स में पास होके निकलेगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को फटाफट रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इन सारे क्वेश्चंस के बारे में बता देता हूं, और जो क्वेश्चंस का आंसर मैं आपको यहाँ वीडियो में दे सकता हूं, उनका आंसर मैं दूंगा। बाकी क्वेश्चन के आंसर आप अपने नोट्स से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अपना यहाँ पे सबसे पहले हम 2022 का पेपर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे अपना सेक्शन ए हमने पिछले वीडियोज़ में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। वहाँ पे भी कॉपी पेस्ट हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल ए है तथा उनके बीच पृथ्थखंड डी है, तो इसकी धारिता का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो 1.5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे आपको डेरिवेशन करना होगा। तो ये डेरिवेशन जो होता है वो आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे जो व्यंजक निकल के आता है वो आता है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, यानी कि ये वाला डेरिवेशन वहाँ पे आपको करना है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में छोटा सा न्यूमेरिकल है। यहाँ पे आपको C1 C2 C3 C4 और C5 5 संधारित्र दिए गए हैं। इनको यहाँ पे इस परिपथ में आपको देखकर कुल जो यहाँ पे धारिता है वो आपको यहाँ पे निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए होता कैसा है इसमें कि आपके सामने जो C1 और C2 है ये श्रेणी क्रम में है, तो आपको श्रेणी क्रम में ऐड करना होगा। यानी कि 1/C1 बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इस तरीके से ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर यहाँ पे C3 और C4 जो है वो पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में है, तो C1 प्लस C2 हो, सॉरी C3 प्लस C4 हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे फिर ये एक कैपेसिटर हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो दोनों कौन से हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, तो वो दोनों इस तरीके से ऐड हो जाएंगे और फिर दोनों आमने सामने हो जाएंगे, ठीक है ना। ए पॉइंट और बी पॉइंट के आमने सामने हो जाएंगे ये। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा लग जाएगा, पार्श्व क्रम का फॉर्मूला लग जाएगा, और यहाँ पे जो आपका कुल धारिता है वो निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में कार्बन प्रतिरोध व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं, क्यों। कोई 2 कारण लिखिए। तो आपको कारण पूरे याद करके चलने हैं। बाकी इसके 2 कारण होते हैं कि एक तो ये सस्ती होती है और इनका उपयोग जो है वो आसानी से हो जाता है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से इनके उपयोग आपको याद में रख के चलने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि प्रत्येक 12 ओम प्रतिरोध के 12 प्रतिरोधक एक घनीय परिपथ जाल यानी नेटवर्क में जुड़े हैं, तो घन के विकर्ण सम्मुख कोणों के मध्य इस परिपथ जाल का समतुल्य प्रतिरोध। देखिए, इसका जो जाल है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यानी कि आपको यहाँ पे हर भुजा में प्रतिरोध लगा के एक घन बनाना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक घन बनाना है, ठीक है ना। इस तरीके से हर भुजा में आपको यहाँ पे प्रतिरोध जोड़ना है, ठीक है ना। इस तरीके से जोड़ना है और फिर यहाँ पे ये वाला सिरा और इस वाले सिरे को, सॉरी यहाँ पे जो आपका विकर्ण है इस विकर्ण को आपको बैटरी से जोड़ देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको प्रत्येक जो प्रतिरोध है यहाँ पे वो 12 ओम का है। तो यहाँ पे आपको है ना किरचॉफ नियम का यूज करके यहाँ पे कुल जो समतुल्य प्रतिरोध है वो आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r है, तो सिद्ध कीजिए कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। आप लोगों ने रिलेशन पढ़ा होगा r बराबर 2f, तो ये वाला डेरिवेशन इसमें करना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रखा जाता है, तो इस संयोजन से बने संयुक्त लेंस की शक्ति की गणना कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको पावर निकालना है यहाँ पे। तो पावर का फॉर्मूला P बराबर 1/f होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे पावर आपको निकालनी है, 2 फोकस दूरी यहाँ पे दी हुई है, लेंस है। ओके, तो यहाँ पे आपको चलना है यहाँ पे देख के कि उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखकर इससे प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित कोई 2 प्रेक्षण की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना है और इससे कोई 2 प्रेक्षण की व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन है, 100 वोल्ट के विभवांतर द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का परिकलन कीजिए। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होता है, लैम्बडा ई बराबर 12.27/√V एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पे V की वैल्यू क्या दी हुई है, 100 दी हुई है। 100 देने के बाद आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्धायु से क्या तात्पर्य है। रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्धायु एवं औसत आयु में संबंध लिखिए। आपको रेडियो एक्टिव नाभिक की अर्धायु और औसत आयु में संबंध बताना है, ठीक है ना। अगला, नाभिकीय बल के कोई 3 अभिलक्षण, सारे अभिलक्षण आपको याद करके चलने हैं, कोई सा भी पूछ सकता है। एक जेनर डायोड का उपयोग कर बनाए गए वोल्टता नियंत्रक की कार्यप्रणाली समझानी है इसमें, ठीक है ना। अगला है, 2 नॉट गेट एवं एक नॉर गेट के संयोजन से चित्र में एक परिपथ दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे ये है नॉट गेट और ये है नॉर। नॉर होता है और प्लस नॉट, दोनों का मिक्स में होता है नॉर गेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको यहाँ की इसकी सत्यमान सारणी बनानी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी। सेक्शन सी के क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है ना। तो थोड़े बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं तो यहाँ पे आंसर भी आपको थोड़ा बड़ा देना होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे गाउस का नियम, इस नियम के अनुप्रयोग से एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण चादर के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। देखिए गाउस का नियम क्या होता है, गाउस का नियम होता है किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग का तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर, यानी कि फाई बराबर हमारा क्या होता है, समेशन Q/ε0। ओके, ये हमारा गाउस का नियम होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो सेकंड जो डेरिवेशन है अनुप्रयोग में से, एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण चादर का समीप स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान। तो देखिए यहाँ पे जो चादर होती है वो किस इस तरीके की होती है, तो यहाँ पे एक समान आवेश वितरित है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र निकलता है वो आता है E बराबर σ/2ε0। ये वाला डेरिवेशन इसमें करना होगा, ठीक है ना। अगला देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में चित्र अनुसार एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, तो विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण की गणना कीजिए। यहाँ पे इसके लिए बल आघूर्ण निकालना होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक L लंबाई की धात्विक छड़ को एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत रखकर इसे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत V वेग से चलाए तो इसके सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, एप्सिलॉन बराबर BLV। ये वाला डेरिवेशन इसमें करना है, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, यहाँ पे आपको AC जो करंट है उसके बारे में आवश्यक चित्र वगैरह और छोटा सा डेरिवेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है। द्रव्यमान संख्या एवं प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा के मध्य आरेख, तो ये आरेख बनाना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, तापीय न्यूट्रॉन विखंडन एवं पर आधारित किसी नाभिकीय रिएक्टर में निम्नांकित की व्याख्या कीजिए। देखिए मंदक, मंदक क्या होता है, मॉडरेटर, जो इलेक्ट्रॉन की गति को मंद कर दे, धीमी कर दे, ठीक है ना। इसमें आपका जो भारी जल है या फिर सामान्य जल भी इसमें यूज कर लिया जाता है। शीतलक, शीतलक के रूप में आपको यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन यूज में किया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके बारे में आपको बताना है। अगला है सेक्शन डी। सेक्शन डी में बहुत ही ज़्यादा बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 4 नंबर में पूछे जाते हैं। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये टुकड़ों में पूछे जाते हैं। यहाँ पे 4 नंबर का कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है कि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ पे आपसे टुकड़ों में क्वेश्चन पूछेगा। ओके, तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से क्या तात्पर्य है, छोटी सी परिभाषा देनी है ओनली, 1 नंबर में परिभाषा पूछी है। 1 नंबर में अगला क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख, यानी कि यहाँ पे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो किरण आरेख होता है वो बनाना है। इसकी कार्य प्रणाली का संक्षिप्त वर्णन करना है। और अगला यहाँ पे आवर्धन का सूत्र, यानी कि 4 क्वेश्चन पूछे इसमें टुकड़ों में, ठीक है ना, 1-1 नंबर में। तो आपको चारों के आंसर आपको पता होने चाहिए। अगला यहाँ पे पूछा है, दूरदर्शक से क्या तात्पर्य है। अपवर्ती दूरदर्शक द्वारा प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख,
इसकी कार्यप्रणाली और आवर्धन क्षमता का सूत्र सेम टू सेम वही है, बस इसमें आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में पूछा है, यहाँ पे दूरदर्शक के बारे में पूछा है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे पीएन संधि डायोड, ध्यान रखिएगा पीएन संधि डायोड इस बार भी आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे पीएन संधि के बारे में आपको अग्र बायस और पश्च बायस से क्या तात्पर्य है। पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक बायस एवं पश्च दिशिक बायस में VI अभिलाक्षणिक के अध्ययन के लिए प्रायोगिक विद्युत परिपथ आरेख बनाइए। तो यहाँ पे इनका भी मान यहाँ पे बताना है कि दहली या कट इन वोल्टता, भंजक वोल्टता क्या होती है, ये सब बताना है यहाँ पे। यहाँ पे अगला है दिष्टकरण। दिष्टकरण क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की जो प्रक्रिया होती है वो दिष्टकरण कहलाती है, ठीक है ना। तो अर्धतरंग दिष्टकारी, इसकी कार्यप्रणाली और निवेशी वोल्टता और निर्गत वोल्टता के तरंग रूप का चित्र, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये पूछा है अर्धतरंग, अर्धतरंग दिष्टकारी पूछा है। हो सकता है कि अगले पेपर में आपको पूर्ण तरंग देखने को मिल जाए, ठीक है ना। तो इस बात का नोटिस करना, ओके। चलिए अगला पेपर देखिए, यहाँ पे है 2023 का पेपर। 2023 के पेपर के चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से रिपीट हुए हैं। सेक्शन बी यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻⁴ मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव, विद्युत विभव पूछा है। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कितना होता है, V = KQ/R। तो यहाँ पे आपको मान रखना है, आंसर आपके सामने। अगला क्वेश्चन है 3 बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। U = के बाहर है Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 और प्लस में हो जाएगा Q2 Q3/R23। ओके, ये वाला आपका यहाँ पे फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये वाला व्यंजक आपको यहाँ पे निकालना होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परिपथ में इतने टाइम में धारा 5 से 1 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्व प्रेरकत्व का आकलन कीजिए। तो स्व प्रेरकत्व का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन बराबर -KL डेल्टा I/डेल्टा T। तो इसमें आपको क्या करना है, I का मान दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और जो यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहक बल है 200 वोल्ट वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इसमें मान रखना है, आंसर आपके सामने, ठीक है ना। अगला यहाँ पे है फैराडे के नियम। फैराडे के नियम आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखे होंगे कि फैराडे के नियम वहाँ पे पूछे हैं एक नंबर में। तो फैराडे के 2 नियम होते हैं, वो आपको यहाँ पे बताने हैं, लेंज का नियम बताना है, ठीक है ना। अगला है शक्ति गुणांक का मान। तो देखिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है, cos φ होता है। तो शुद्ध धारिता के परिपथ के लिए फाई का मान कितना होता है, π/2 होता है। तो यहाँ पे π/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट के लिए आंसर हो जाएगा 0। और श्रेणी LCR अनुनादी परिपथ के लिए फाई का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 0 यहाँ पे पुट करेंगे फाई में, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि इसके लिए 1 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है ट्रांसफार्मर में होने वाली किन्हीं 3 ऊर्जा क्षय यानी कि हानि का उल्लेख कीजिए, इसे कैसे कम किया जा सकता है, समझाइए। तो देखिए इसकी आपको 3 हानि आपको यहाँ पे बतानी है। तो देखिए एक तो होता है कुंडलियों का प्रतिरोध, इसके कारण हानि होती है। दूसरा है फ्लक्स क्षरण हानि। तीसरा है भंवर धारा ऊर्जा हानि, ठीक है ना। अब इसको कैसे कम किया जाता है वो आप अपने नोट्स से पढ़ लीजिए, ओके। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में निम्न को परिभाषित कीजिए। फर्स्ट है कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है, कोई भी पदार्थ है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही कार्यफलन होती है। कार्यफलन को φ0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगला है निरोधी विभव। निरोधी विभव क्या होता है, आपतित विभव का वह ऋणात्मक मान जहाँ पर प्रकाश विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पे I का मान जब 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, निरोधी विभव की परिभाषा, ओके। अगला है यदि सीजियम धातु का कार्यफलन इतना है तो दहली आवृत्ति हर्ट्ज में क्या होगी। तो देखिए दहली आवृत्ति क्या होती है, φ0 = h ν0। तो यहाँ पे ν0 चाहिए क्योंकि दहली आवृत्ति ν0 होती है, ओके। तो ν0 बराबर क्या हो जाएगा, φ0/h, ओके। तो यहाँ पे φ0 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना, कार्यफलन, ओके। और h की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे मान रखना है, राइट आंसर आपके सामने। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस दशा में
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इसका आंसर आपको करना है। अगला है परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की दो कमियां। अगला, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की उस श्रेणी का नाम लिखिए जिसकी रेखाएं दृश्य प्रकाश में पड़ती है। अगला यहाँ पे है रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, और रेडियो एक्टिव क्षय नियतांक में इतना प्रति मिनट है, इसकी अर्धायु का मान मिनट में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव क्षय नियम क्या होता है, -के dN/dt समानुपाती होता है किसके, n के। तो यहाँ पे समानुपाती हटेगा तो क्या आ जाएगा, लैम्बडा आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये इसका मान होता है रेडियो एक्टिव क्षय का मान। और आपको यहाँ पे अर्ध आयु निकालना है, तो अर्ध आयु का फॉर्मूला क्या होता है, T12 = 0.693 अपॉन लैम्बडा। ओके, इसमें आपको लैम्बडा की वैल्यू पुट करनी है, आंसर आपके सामने। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नांकित को परिभाषित कीजिए। नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, कोई भी दो हल्के नाभिकों से एक भारी नाभिक का निर्माण करना क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। और विखंडन क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि कोई भी भारी नाभिक होता है उससे दो समान द्रव्यमान के हल्के नाभिकों में टूटना क्या होता है, नाभिक के विखंडन होता है। और द्रव्यमान क्षति क्या होती है, नाभिक के अवयवी कणों का द्रव्यमान और नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ओके, अगला देखिए यहाँ पे सेक्शन सी के क्वेश्चन देखिए। व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाइए और सेतु में शून्य विक्षेप के लिए प्रतिबंध की व्युत्पत्ति कीजिए। तो व्हीटस्टोन सेतु में आपको क्या करना पड़ता था, P/Q = R/S, ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना होता है। तो यही इस क्वेश्चन में होने वाला है। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम से एक अत्यधिक लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसके लिए आपको कौन सा डेरिवेशन करना होगा, B = μ0Ni, ये वाला डेरिवेशन इसमें होने वाला है, ठीक है ना। अगला है व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विस्लेट प्रयोग का आवश्यक चित्र बनाइए। प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। देखिए सेक्शन डी है, इसमें अगला ये क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब रचना का किरण चित्र बनाना है और यू वी और एफ में संबंध बताना है, जो कि क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है, ठीक है ना। क्या निकल के आता है, 1/f = 1/u + 1/v, ये फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है। तो ये वाला डेरिवेशन इसमें करना है, ठीक है ना। अगला तो इसमें आपको यहाँ पे इसका निगमन करना ही है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, दिष्टकरण किसे कहते हैं। दिष्टकरण आपको पिछले जो पेपर था उसमें भी आपको देखने को मिला, इसकी परिभाषा वहाँ पे देखने को मिला अर्ध तरंग, और यहाँ पे आपको देखने को मिल गया पूर्ण तरंग। मैंने बोला था वहाँ पे अगला में पूर्ण तरंग देखने को मिल सकता है। तो इसकी कार्यविधि निवेशी प्रतिधारा निर्गम के बीच में तरंग प्रारूप, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे ये रिपीट हुआ है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बार आने के चांसेस हैं। ओके, अगला यहाँ पे नैज अर्धचालक किसे कहते हैं, पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया को आवश्यक चित्र बनाकर समझाइए। और जेनर डायोड और पीएन संधि डायोड है, इनके प्रतीक चित्र बनाना है, ठीक है ना। तो ये अपना 2023 का कंप्लीट, 24 का यहाँ पे स्टार्ट होता है। 24 के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र पार्श्वक्रम में, पार्श्वक्रम क्या होता है, समांतर क्रम, इसकी तुल्य धारिता का मान। तो समांतर क्रम के लिए जो संधारित्र का जो तुल्य संधारित्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C = C1 + C2 + C3। तो यहाँ पे C1 C2 C3 में क्या मान रखा जाएगा, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 ये 18 माइक्रोफैरड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखिए, किसी सेल के I विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए। देखिए विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल की परिभाषा होती है एकांक धनावेश को सेल सहित पूरे परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, विद्युत वाहक बल। इसे E या फिर एप्सिलॉन, इन दोनों से प्रेजेंट किया जाता है। और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, सेल में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ के कारण उत्पन्न जो बाधा होती है, यानी जिनके कारण जो बाधा उत्पन्न होती है वही होता है आंतरिक प्रतिरोध। इसको r से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के कोई 2 गुण। तो यहाँ पे एक तो लिख लीजिएगा, बंद लूप बनाती है एक तो ये, ठीक है ना, और दूसरा है कि ये एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है ना। और भी आगे के जो इसमें और जो गुण है वो आप याद कर लीजिएगा,
यहाँ पे तो 2 पूछा है, यहाँ पे आपसे 3 पूछ सकता है, 4 पूछ सकता है। ओके, अगला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाइए। प्रत्यावर्ती धारा का वही आपने जो 10th क्लास में सीखा था वही चित्र यहाँ पे बनाना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, पूर्व से पश्चिम दिशा में स्थित 5 मीटर लंबा सीधा क्षैतिज चालक तार इतना के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के लंबवत 2 मीटर पर सेकंड की चाल से गिर रहा है। तो तार के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है आपको, एप्सिलॉन बराबर BLV। वहाँ पे आपको पिछले पेपर में क्या देखने को मिला था, इसका डेरिवेशन, यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल आ गया है, यानी कि ये इम्पोर्टेंट तो है, ठीक है ना। तो आपको इसको भी अच्छे से करके जाना है। अगला है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उत्पन्न किन्हीं 3 तरंगों के नाम। तो यहाँ पे 3 क्या, आप तो सारी तरंगों का यह नाम याद रखिएगा यहाँ पे। तो 3 यहाँ पे हो जाएंगे, अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य, एक्सरे, गामा रे। ओके, इस तरीके की, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रख के चलना है, ये क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे हो जाता है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के प्रकाश के अपवर्तन हेतु स्नेल के नियम को व्युत्पन्न कीजिए। अगला यहाँ पे हो जाता है, परिभाषा लिखनी है, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का ध्रुवण, ठीक है ना। अगला यहाँ पे देखिए, ये अपना न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक है ना। ये न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे अगला है, डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अपग्रेड की व्याख्या। अब देखिए यहाँ पे अगला, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, पिछले पेपर में भी 15 नंबर पे ये दोनों परिभाषाएं पूछी थी और यहाँ पे भी ये 15 नंबर में ही ये दोनों परिभाषाएं पूछ ली है, यानी कि नाभिक के विखंडन और संलयन किया हुआ है, कॉपी पेस्ट हुए हैं ओनली। तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये इस बार भी आ सकते हैं। चलिए अगला है यहाँ पे सेक्शन सी, इसमें है वैद्युत द्विध्रुव के कारण विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जो विषुवतीय तल है, विषुवतीय का मतलब होता है निरक्षीय स्थिति पर, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, E बराबर KP/R क्यूब। क्या होता है, KP/R क्यूब। ये वाला यहाँ पे डेरिवेशन होने वाला है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे गाउस नियम द्वारा एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण, देखिए वही व्यंजक यहाँ पे पूछ लिया जो मैंने आपको पिछले पेपर में बताया था। कौन सा वाला, E बराबर σ/2ε0। यहाँ पे ये फिर से कॉपी पेस्ट हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला डेरिवेशन याद करके जाइएगा, ठीक है ना। फर्स्ट चैप्टर में वैसे डेरिवेशन आने के चांसेस तो नहीं है, फिर भी आप पढ़ के जाइएगा, आ सकता है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे है बायो सावर्ट नियम, ठीक है ना। तो बायो सावर्ट नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगला यहाँ पे है ऊर्जा बैंड सिद्धांत, ऊर्जा बैंड सिद्धांत। और यहाँ पे देखिए n प्रकार के अर्धचालक का ऊर्जा बैंड आरेख। तो यहाँ पे n प्रकार का पूछा है, हो सकता है इस बार p प्रकार का पूछ ले, ठीक है ना। खंड द, इसमें आपसे ये इस तरीके का न्यूमेरिकल वगैरह ये पूछेगा, तो आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये थे आपके कंप्लीट PYQ। तो मैंने आपको 2022, 23 और 24 के जितने भी PYQ हैं, यानी कि तीनों पेपर के क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट बता दिए हैं। तो आप लोगों की ये सीरीज़ यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते रहते हैं, यानी कि आपका जो पासिंग मार्क का जो मैटर है वो आपके PYQ से आ जाता है, ठीक है ना। तो आप पासिंग मार्क का मैटर तो आप PYQ से कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आपकी परसेंटेज अच्छी बने तो भाई आपको सिलेबस तो कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।